कोटो एक दुखी हारा हुआ इंसान था जिसे 5 आकर्षक एथलीटों की देखभाल के लिए स्पोर्ट्स मैनेजर की नौकरी मिल गई थी। हालांकि जब वह देखता है कि वे सब अजीब हैं, तो वह उन्हें हर दिन कड़ी मेहनत करवाता है ताकि वे हमेशा अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रहें। शुरुआत में कोटो अपनी नई नौकरी पर समय पर पहुंचने के लिए दौड़ता है, लेकिन वह रुक जाता है जब वह एक लड़की को घुटनों के बल गिरते हुए देखता है। चिंतित महसूस करते हुए वह उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है, और जब वह बताती है कि उसकी कमर में दर्द है, तो कोटो तुरंत एक हल्के स्पर्श से उसका दर्द कम करने में मदद करता है। किसी तरह उसकी त्वरित कार्रवाई से वह पूरी तरह से हड़बड़ा जाती है कि वह कितनी अप्रत्याशित रूप से निपुण है। इसके पहले कि वह कुछ कह सके, कोटो पहले ही जा चुका होता है, जिससे वह परेशान हो जाती है कि उसे उसका धन्यवाद करने का मौका नहीं मिला। पता चलता है कि यह कोटो का पहली बार बड़े शहर में आना है, और वह यहाँ इसलिए है क्योंकि उसे प्रतिष्ठित सेवा अकादमी में दाखिला मिला है। यह स्कूल शीर्ष स्तर के एथलीटों और उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वालों से भरा हुआ है, खासकर अपनी एलिट महिला खेल टीमों के बीच, जो राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में दबदबा बनाए हुए हैं। इतनी प्रतिष्ठा के बावजूद कोटो को खेलों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। उसका एकमात्र ध्यान अपनी नई नौकरी शुरू करने पर है। जब वह आखिरकार पहुंचता है, तो उसे पता चलता है कि वह डॉर्म बिल्डिंग का केयरटेकर होगा, और वह भी वहीं रहकर। फिर भी वह यह नौकरी स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं और उसे ऐसी कोई चीज चाहिए जो उसके बिलों का खर्च उठा सके। वह अंदर जाता है और किसी को बुलाता है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वह मान लेता है कि वहाँ कोई नहीं है और जगह को देखना शुरू कर देता है। अपनी हैरानी के लिए वह एक दरवाजा खोलता है और एक लड़की अरोमा से टकरा जाता है, जो अभी अभी अपना शावर खत्म कर रही होती है। इसके पहले कि वह अपनी सफाई दे सके, अरोमा उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और बाहर निकाल देती है, यह मानकर कि वह कोई अजीब आदमी है जो खुद पर काबू नहीं रख सकता। डर के मारे कोटो बाहर भागने लगता है, इससे पहले कि वह फिर से उस पर हमला करे, लेकिन रास्ते में वह गलती से एक और लड़की मियुकी से टकरा जाता है और उसे गिरा देता है। टक्कर बुरी लगती है, लेकिन मियुकी जल्दी समझ जाती है कि यह एक हादसा था और कोई हंगामा नहीं करती। दुर्भाग्यवश उसी समय अरोमा वहां आ जाती है और कोटो को मियुकी के ऊपर देख लेती है। गुस्से में वह उसे झाड़ू से मारती है, जिससे वह उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। हंगामा शांत होने के बाद मियुकी सब कुछ साफ कर देती है और बताती है कि कोटो डॉर्म का नया केयरटेकर है। वह यह भी जोड़ती है कि पिछला केयरटेकर छोड़ चुका है, इसीलिए उन्हें खुश होना चाहिए कि वह यहाँ है। लेकिन अरोमा पलटकर कहती है कि वह तो पहले ही छोड़ना पसंद करेगी। इसके बाद मियुकी कोटो से अपना परिचय देने के लिए कहती है, तो वह बताता है कि वह सिर्फ एक छात्र है जो अपने बिल भरने के लिए काम कर रहा है, और वह वैसा डरावना इंसान नहीं है जैसा अरोमा उसे बता रही है। मियुकी गलतफहमी के लिए माफी मांगती है और बताती है कि वह भी अकादमी में छात्रा है। उसका उपनाम सुनकर कोटो को कुछ जाना पहचाना लगता है और उसे जल्दी याद आ जाता है कि मियुकी अभी भी स्कूल में पढ़ते हुए भी राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम की सदस्य है। वह उसे बताता है कि वह हमेशा से उसकी प्रशंसा करता आया है और वह उसका बहुत बड़ा प्रशंसक है, जिससे मियुकी थोड़ी शर्म आ जाती है। जब अरोमा की बारी आती है अपना परिचय देने की, तो वह मना कर देती है, इसीलिए मियुकी उसकी जगह उसका परिचय देती है और बताती है कि अरोमा अकादमी की बास्केटबॉल खिलाड़ी है। माना जाता है कि उसने पहले ही स्कूल टीम को 3 राष्ट्रीय चैंपियनशिप जिताई हैं, और जहां कोटो को यह बहुत प्रभावशाली लगता है, वहीं अरोमा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और चाहती है कि वह वहां न रहे। जैसे ही वह चली जाती है, मियुकी अरोमा के व्यवहार के लिए माफी मांगती है, जबकि कोटो उदास हो जाता है क्योंकि यह उसका पहला दिन है और पहले ही एक निवासी उसे नापसंद करने लगा है। मियुकी उसे कहती है कि इसे व्यक्तिगत रूप से न ले और आश्वस्त करती है कि अरोमा धीरे धीरे घुल मिल जाएगी। वह बताने ही वाली थी कि बाकी डॉर्म के सदस्य भी जल्द ही अभ्यास से लौट आएंगे, तभी दोनों को सीढ़ियों से अरोमा की चीख सुनाई देती है और पता चलता है कि उसका टखना मुड़ गया है। जब वे वहां पहुंचते हैं, मियुकी डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ जाती है, जबकि कोटो अरोमा की चोट में मदद करने के लिए वहीं रुकता है। अपनी स्थिर उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए वह धीरे धीरे उसके टखने की मालिश करता है और कुछ ही देर में दर्द कम हो जाता है। फिर भी अरोमा सतर्क रहती है और ज्यादा आभार जताए बिना उसके हाथों को झटक देती है। हालांकि कोटो इस बात पर जोर देता है कि वह ठीक है या नहीं, क्योंकि उसे चिंता है कि यह चोट उसकी बास्केटबॉल करियर को प्रभावित कर सकती है। चूंकि उसके माता पिता एक क्लिनिक चलाते हैं जहां सेताई और मसाज थेरेपी की जाती है, कोटो बताता है कि उसने मानव शरीर के बारे में कुछ बातें सीखी हैं। इस समय तक वे अरोमा के कमरे में होते हैं और वह थोड़ी देर रुककर दोबारा सोचती है, फिर उसे ठीक से मदद करने देने के लिए सहमत हो जाती है। अरोमा बिस्तर पर बैठ जाती है और कोटो सावधानी से उसके कूल्हे की जांच करता है। वह समझाता है कि मांसपेशियां खींची हुई हैं और इलाज न होने पर ये गंभीर चोट का कारण बन सकती हैं। अब अरोमा महसूस करने लगती है कि कोटो वाकई अपना काम अच्छी तरह जानता है। हैरान होकर अरोमा सोचती है कि कोटो केवल एक स्पर्श से इतना सब कुछ कैसे जान सकता है।
उस पर थोड़ा और भरोसा करते हुए वह उसे जारी रखने देती है, यह मानकर कि वह वास्तव में उसकी जल्दी रिकवरी में मदद कर सकता है। कोटो सावधानी पूर्वक उसे पैर की स्ट्रेचिंग करवाता है और समझाता है कि हर एक मूवमेंट कैसे खिंचाव को कम करने में मदद करता है। अरोमा महसूस करती है कि उसकी मांसपेशियां उम्मीद से ज्यादा रिलैक्स हो रही हैं और भले ही यह प्रक्रिया तीव्र है, वह समझ सकती है कि उसकी तकनीक असरदार है। जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता है, कोटो लगातार इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि उसकी बैलेंस और फॉर्म सही रहे। अरोमा दर्द से जूझती है, लेकिन महसूस करती है कि उसकी लचीलापन बढ़ रही है और आखिर में उसके शरीर का तनाव काफी हल्का महसूस होता है। आभारी होकर वह आखिरकार कोटो को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है। इसी बीच उसे चिंता होती है कि चोट के कारण उसे अपनी ट्रेनिंग धीमी करनी पड़ सकती है, लेकिन कोटो उसे इसके विपरीत आश्वस्त करता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि वह उसकी बेहतरीन स्थिति बनाए रखने में मदद करना चाहता है और आगे उसकी रिकवरी में भी सहायता करने की पेशकश करता है। उसके उत्साह को गलत समझते हुए अरोमा अपना हाथ पीछे खींच लेती है, सोचती है कि वह स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कोटो उलझन और शर्मिंदगी महसूस करता है। थोड़ी ही देर बाद उसके पिता के दोस्त आते हैं और पता चलता है कि वह असल में अकादमी के चेयरमैन हैं। वह कोटो का परिचय डॉर्म की सभी लड़कियों से कराते हैं और उन्हें कहते हैं कि कोटो के साथ अच्छा व्यवहार करें। इसके बाद मियुकी आगे बढ़ती है और सभी का ठीक से परिचय कराती है। सबसे पहले खुद का, फिर अरोमा का, उसके बाद स्विम टीम की आजुमी, सॉकर टीम की आओबा और अंत में टेबल टेनिस टीम की चियो का। कोटो उनसे हल्की फुल्की बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी तीखी प्रतिक्रियाएं उसे डरा देती हैं। यह देखकर चेयरमैन समझाते हैं कि इन लड़कियों से निपटना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और कोटो को सतर्क रहने की चेतावनी देते हैं, यह याद दिलाते हुए कि पिछला केयरटेकर सिर्फ एक दिन ही टिक पाया था। वह उनकी स्कॉलरशिप एग्रीमेंट का भी जिक्र करते हैं। यह साफ कर देते हैं कि अगर कोटो ने छोड़ दिया तो स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी। अंत में चेयरमैन इस बात पर जोर देते हैं कि कोटो की मेडिकल स्कूल की स्कॉलरशिप का मौका इस बात पर निर्भर करता है कि वह लड़कियों की देखभाल कैसे करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतरीन स्थिति में ग्रेजुएट हों। इसका बोझ कोटो पर भारी पड़ता है, लेकिन कोई असली विकल्प न होने के कारण वह अनिच्छा से इस सौदे को स्वीकार कर लेता है। अगली सुबह कोटो अपनी नौकरी का विवरण पढ़ता है ताकि वह अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके। सब कुछ पढ़ने के बाद उसे लगता है कि वह यह संभाल सकता है, क्योंकि वह अपने माता पिता के लिए पहले से ही घर के काम करता रहा है। वह नाश्ता बनाकर शुरू करता है और जब वह लड़कियों को खाना परोसता है तो अरोमा इस बात से नाराज हो जाती है कि वह भी उन्हीं के साथ एक ही टेबल पर बैठा है। मियुकी समझाती है कि उसने कोटो को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, ये कहते हुए कि वह चाहती है कि सभी एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, क्योंकि वे सभी एक ही अकादमी में पढ़ते हैं। फिर भी अरोमा जोर देती है कि वह उसके साथ नहीं खा सकती, क्योंकि पिछले दिन जो हुआ था वह आरोप लगाती है कि उसने कपड़े बदलते समय झांका। हालांकि कोटो समझाता है कि वह एक दुर्घटना थी। मियुकी बीच बचाव कर उसे शांत करती है कि कोटो का इरादा गलत नहीं था और उसे कोई परेशानी नहीं है। निराश होकर अरोमा कोटो के पुराने एहसान पर संदेह जताने की कोशिश करती है, लेकिन मियुकी उसे तुरंत याद दिलाती है कि उसे सच में अच्छा लगा था। जब कोटो विनम्रता से अपनी मदद की पेशकश करता है तो अरोमा फिर झल्लाकर उसे स्वीकार करने से मना कर देती है। उसका यह व्यवहार देखकर आउबा परेशान हो जाती है और उसे शांत होकर सच्चाई स्वीकार करने को कहती है। दोपहर को कोटो कपड़े धोता है, जिसमें नियमतः लड़कियों के प्लॉट आर्मर शामिल नहीं है। इससे पहले बर्तन धोते समय मियुकी ने कोटो का हाथ मटाया था। उसने अरोमा के व्यवहार के लिए माफी मांगी और जब कोटो ने अरोमा और आउबा के बीच बहस देखी तो उसने पूछा कि क्या वे दोनों आपस में नहीं बनती। मियुकी ने समझाया कि दोनों अक्सर टकरा जाती हैं, क्योंकि वे एक दूसरे को प्रतिद्वंद्वी मानती हैं। उसने यह भी जोड़ा कि आउबा पिछले महीने तक विदेश में एक यूथ क्लब का हिस्सा थी जब वह जापान लौटी। हालांकि वापस आने के बाद से उसे कुछ समायोजन की समस्याएं हो रही थीं। यह सुनकर कोटो को एहसास हुआ कि आउबा भी बाकी लोगों की तरह ही प्रतिभाशाली है, लेकिन मियुकी ने बताया कि इतने लंबे समय तक विदेश में रहने के बाद हो सकता है कि वह अभी भी यहाँ की चीजों के साथ सामंजस्य बिठा रही हो। बाद में उस पल को याद करते हुए वह चौंक जाता है जब उसे अभी अभी धोए गए कपड़ों में एक अजीब चीज मिली जाती है। संयोग से इजुमी उसे वह चीज पकड़े हुए देख लेती है और दौड़कर चली जाती है, ये दावा करते हुए कि वह अरोमा की है। घबराकर कोटो उसके पीछे दौड़ता है ताकि कोई गलत फहमी न हो, लेकिन वे सीधे अरोमा से टकरा जाते हैं। अपने सामान को कोटो के हाथ में देखकर अरोमा तुरंत सबसे बुरा सोचती है और उसे विकृत कह देती है। किसी तरह उसकी नाराजगी से बचते हुए कोटो फिर से डॉर्म की सफाई करने लगता है और जल्द ही एक ऐसे कमरे में पहुंचता है जिसमें से ऐसा लगता है जैसे उसे सालों से छुआ ही नहीं गया हो। अंदर घुसते ही वह देखता है कि कमरा कचरे से भरा है और सोचता है ये किसने किया। ध्यान से देखने पर उसे चादर के नीचे कुछ हिलता दिखता है, इसलिए वह देखने के लिए पास जाता है।
इसी दौरान वह फिसल जाता है, गिर जाता है और जब होश में आता है तो खुद को चियो के मिल्कर्स का स्वाद लेते हुए पाता है तो वह विकृत लड़की उसे छेड़ती है कि क्या वह पहले ही एक रात का रिश्ता चाहता है। घबराए हुए कोटो अपना हाथ हटा लेता है और खुद को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अरोमा कमरे में आ जाती है और मान लेती है कि उसने फिर से कुछ संदिग्ध करने की कोशिश की है। कोटो की बदकिस्मती से अरोमा धमकी देती है कि वह उसकी सॉसेज काट देगी और तुरंत एक आपातकालीन अदालत सत्र बुलाने लगती है। वहाँ सभी की नजरें कोटो पर होती हैं क्योंकि अरोमा उस पर उसका प्लॉट आर्मर चुराने, उसके कपड़े बदलते समय चुपके से आने और चियो के साथ संबंध बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाती है। हालात और भी खराब हो जाते हैं जब चियो दावा करती है कि कोटो ने उसे छुआ और इससे अरोमा तय कर लेती है कि वह कोटो से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेगी। हालांकि हैरानी की बात है कि आओबा कोटो का बचाव करती है और बताती है कि अरोमा और चियो के साथ जो कुछ भी हुआ वह सब एक हादसा था। ये सुनकर अरोमा गुस्से में आ जाती है, खासकर इसलिए क्योंकि आओबा ने कोटो को बाहर निकालने की उसकी योजना को बिगाड़ दिया है। इसी बीच कोटो सोचता है कि आओबा ने उसे बचाने के लिए इतनी दूर तक क्यों चली गई। इसके बाद मियुकी अरोमा से कहती है कि वह कोटो से झूठा आरोप लगाने के लिए माफी मांगे और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अरोमा आखिरकार माफी मांग लेती है। इस मामले के सुलझने के बाद कोटो आखिरकार चैन की सांस ले सकता है और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद अपने कमरे में चला जाता है। वह अब भी इस बात से परेशान है कि वह अपने पहले ही दिन अपनी नौकरी खोने के कितने करीब आ गया था, फिर भी वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा कि आओबा ने उसके लिए क्यों खड़ा होना चुना। ठीक उसी समय आओबा उसके दरवाजे पर आ जाती है, जिससे कोटो पूरी तरह चौंक जाता है, लेकिन वह सबसे पहले उसे बचाने के लिए उसका धन्यवाद करता है। हालांकि आओबा इस मौके का फायदा उठाकर उसे छेड़ती है, कहती है कि अब उस पर एक एहसान है और उसे कर्ज चुकाने के लिए जो भी वह कहेगी करना पड़ेगा। आओबा की अचानक की गई इस मांग से कोटो हक्का बक्का रह जाता है और उसके जवाब देने से पहले ही आओबा का साहसी रवैया उसे पूरी तरह से घबरा देता है। शर्मिंदा होकर वह उससे विनती करता है कि मजाक करना बंद करे और उसे एहसास होता है कि आओबा से निपटना शायद डॉर्म साफ करने से भी ज्यादा मुश्किल है। फिर भी आओबा जाने से इनकार कर देती है, जोर देकर कहती है कि वह अभी उसके साथ पूरी तरह से निपटी नहीं है और मजाक में कहती है कि उसे ठंड लग रही है ताकि वह उसके पास बैठ सके। अपना संयम बनाए रखने की कोशिश करते हुए कोटो पूछता है कि वह असल में उसके कमरे में क्यों आई है और वह मान लेती है कि वह सोने से पहले एक फुल बॉडी मसाज चाहती थी। वह आह भरता है और कहता है कि उसे शुरू से ही यह कह देना चाहिए था, लेकिन वह हंसकर टाल देती है और कहती है कि उसे अपनी रफ्तार से चीजें करना पसंद है। आओबा कहती है कि वह दोस्ती करना चाहती है क्योंकि वह जापान में ज्यादा लोगों को नहीं जानती, लेकिन कोटो उसे याद दिलाता है कि दोस्ती के लिए इतनी नाटकबाजी की जरूरत नहीं होती। फिर वह शांत होकर बैठ जाती है और कोटो को मसाज शुरू करने देती है और जल्दी ही उसे एहसास हो जाता है कि वह वाकई कितना निपुण है। प्रभावित होकर वह कहती है कि यह कितना सुकूनदायक महसूस हो रहा है, जबकि कोटो उसका अभ्यास से आई जकड़न दूर करने पर ध्यान केंद्रित करता है। जब सत्र समाप्त होता है तो कोटो खुद को यह कहकर अलग कर लेता है कि वह एक कमरा तैयार करने जा रहा है जहाँ वह ठीक से अपनी स्ट्रेचिंग कर सके। जब वह जाता है तो आओबा होंठ फुला लेती है, इस बात से चिढ़कर कि वह उसकी सारी छेड़खानी के बावजूद शांत रहा। उसे जाते हुए देख वह खुद से बड़बड़ाती है कि वह किसी न किसी तरह उसे अपने प्यार में जरूर डालेगी। रसोई में कोटो इस बात से उलझन में रहता है कि आओबा आजकल उससे कितनी असामान्य रूप से चिपकी हुई है। वह सोचता है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अभी अभी विदेश से लौटी है और मान लेता है कि वहाँ ऐसा व्यवहार सामान्य है। आओबा हालांकि बिस्तर पर पड़ी झुंझला रही है। वह चाहती है कि कोटो उस पर ध्यान दे, लेकिन उसे यह बात नापसंद है कि ज्यादा कोशिश करने से वह जरूरतमंद और असमंजस में दिखती है। तभी कोटो को याद आया कि मियुकी ने आओबा को मुश्किल बताया था और अब उसे शक है कि वह उसे फंसाने की साजिश कर रही है। यह सोचकर वह और सतर्क हो जाता है, खासकर क्योंकि वह अपनी मेडिकल स्कूल की स्कॉलरशिप को खतरे में नहीं डालना चाहता। चाय बनाकर वह अपने कमरे की ओर लौटता है और यह देखकर चौंक जाता है कि आओबा उसके बिस्तर पर उसका इंतजार कर रही है और असामान्य रूप से आत्मविश्वासी व्यवहार कर रही है। लेकिन इससे पहले कि माहौल में और तनाव आ सके, कोटो उससे कहता है कि वह आराम करे और कुछ ज्यादा आरामदायक कपड़े पहन ले, लेकिन वह जोर देती है कि उसे बस गर्मी लग रही है। उसके बहाने को नजरअंदाज करते हुए वह उसे अपनी बनाई हुई खास चाय देता है और कहता है कि इससे उसे बेहतर महसूस होगा। इससे पहले कि वे अपनी स्ट्रेचिंग सेशन शुरू करें, वह एक घूंट लेती है, पूरी चाय एक ही बार में खत्म कर देती है और फिर लेट जाती है, तैयार कि कोटो अब उसकी रूटीन में मदद करना शुरू करे। समय बर्बाद किए बिना कोटो आओबा की हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करना शुरू कर देता है, लेकिन उसका स्पर्श तुरंत ही आओबा को तनाव में ला देता है। जैसे ही वह सावधानी से उसकी टांगों को आगे पीछे करता है, उसे उसकी मुद्रा में जकड़न
जलन महसूस होती है, इसीलिए वह उसकी दूसरी टांग को स्थिर करता है ताकि वह आराम कर सके। उसकी शांत एकाग्रता को महसूस करते हुए आओबा अपनी सांसों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करती है। उसकी नजदीकी ऐसे जज्बात जगा देती है जिनका सामना वह अब भी नहीं करना चाहती। कोटो माहौल में आती असहजता को महसूस करता है और तुरंत खुद को संभालते हुए उसे उसकी फॉर्म पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाता है। आओबा शर्माकर बोली कि उसने सिर्फ अपना दर्द दिखाने के लिए ऐसा किया, पर अंदर से वह जानती है कि उसकी भावनाएं और भी उलझी हैं। लेटे हुए वह कोटो के करीब जाने का सोच ही रही थी कि तभी कोटो ने एक प्रेशर पॉइंट दबाया, जिससे उसे काफी राहत मिली। चौंक कर वह उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन कोटो शांतिपूर्वक समझाता है कि वह बस उसके कंधों पर काम कर रहा है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके स्पर्श से वह कितनी आसानी से अस्थिर हो जाती है। अगली बार जब वह उसकी मुद्रा को ठीक करता है तो वह खुद को संभालती है, हालांकि उसके माथे पर पसीना इकट्ठा होने लगता है। कोटो चुपचाप उसे बताता है कि यह उस हर्बल चाय की वजह से है जो उसने पहले पी थी। जब कोटो समझाता है कि यह पेय रक्त संचार को उत्तेजित करने में मदद करता है, तो आउबा को एहसास होता है कि सिर्फ उसका खून ही नहीं बल्कि उसकी योजनाएं भी प्रतिक्रिया कर रही हैं। अंदर ही अंदर वह उससे धीमा करने के लिए कहना चाहती है, लेकिन उसका अभिमान उसे चुप रखता है। वह कमजोर दिखना नहीं चाहती जब वह इतनी मेहनत से खुद को संयमित रखने की कोशिश कर रही है। कोटो उसकी बेचैनी को महसूस करते हुए गहरी सांस लेता है और खुद को पेशेवर बने रहने की याद दिलाता है। वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता है, ये ठान कर कि उसकी भावनाएं बीच में नहीं आएंगी। हालांकि आओबा उसकी धैर्य को झिझक समझ बैठती है, यह मानकर कि वह पहले ही उसके दिल में जगह बना चुकी है। लेकिन जब वह उसे फिर से परखने की कोशिश करती है तो हैरान रह जाती है कि उस पर जरा भी असर नहीं हुआ है। उसका संयम टूटने लगता है क्योंकि थकान और घबराहट उसके शरीर में दौड़ने लगती है और वह चाहती है कि वह रुक जाए ताकि वह खुद को संभाल सके। इसके बजाय कोटो शांत सटीकता के साथ आगे बढ़ता है। उसकी शांत आवाज उसे पूरे प्रक्रिया में मार्गदर्शन करती है, जब तक कि वह आखिरकार थकी हुई लेकिन अजीब तरह से शांत होकर सांस नहीं छोड़ देती। जैसे ही तनाव कम होता है, कोटो धीरे से पूछता है कि वह कैसी महसूस कर रही है, लेकिन आओबा चुप रहती है। उसका मन अभी भी उसके दिल की गति पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाए, इजुमी कमरे में आती है और ठिठक जाती है। तुरंत ही स्थिति को गलत समझ लेती है। चौंक कर कोटो जल्दी से समझाने की कोशिश करता है कि वह सिर्फ आओबा को स्ट्रेच करने में मदद कर रहा था, लेकिन इजुमी को दूसरे कमरे से आओबा की खुशमिजाज आवाजें सुनने के बाद अब भी शक बना रहता है। आओबा जल्दी से बोल पड़ती है कि वह तो बस गा रही थी क्योंकि कोटो की तकनीक बहुत आरामदायक लग रही थी, लेकिन इजुमी भौहें उठाकर पूछती है कि वह सेशन के लिए ठीक से कपड़े क्यों नहीं पहने हुए हैं। आओबा हकलाते हुए कहती है कि उसने एक परत इसलिए उतार दी क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी। बिना कुछ कहे इजुमी अपनी छोटी डायरी में नोट्स लिखने लगती है, ये बताने से इनकार करते हुए कि वह किस लिए लिख रही है। जैसे ही वह चली जाती है, आओबा निराशा में डूब जाती है, यह सोचकर कि अब उनके बीच कल कितना अजीब माहौल रहेगा और कोटो को प्रभावित करने की उसकी योजना पूरी तरह उलटी पड़ गई है। उसे सुनकर कोटो पूछता है कि क्या वह सच में उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी, और यह सवाल सुनकर आओबा हैरान रह जाती है, जो जोर देकर कहती है कि उसका कभी भी उसे मुसीबत में डालने का इरादा नहीं था। हालांकि वह अपनी सच्ची भावनाएं छुपाए रखती है। आओबा सोचती है कि अगर कोटो केवल अपनी नौकरी बचाने के लिए उसका विरोध कर रहा था तो शायद उसके पास अभी भी एक मौका है। वह हल्का सा हंसती है और फिर से उसे छेड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी ही उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है और वह बात को टालने का फैसला करती है। जैसे ही वह बाहर जाती है, वह कोटो से कहती है कि वह जल्द ही एक और सत्र के लिए लौटेगी और आधे मजाक में उसे चेतावनी देती है कि अगर वह अपनी नौकरी बचाना चाहता है तो उसकी बात सुने। सिर्फ वही टिप्पणी कोटो को पूरी रात जगाए रखने के लिए काफी है। उसका दिमाग तरह तरह की बातें सोचता रहता है, डरता है कि कहीं आओबा फिर से उस पर कोई और सरप्राइज न कर दे। सुबह तक वह अब भी बेचैन और परेशान रहता है। शांत होते ही इजुमी का संदेश आता है, जिसमें एक फोटो और उसे कमरे में बुलाने का नोट है। जाते समय कोटो सोचता है कि उसे क्यों बुलाया गया, और वह तनाव में है क्योंकि इजुमी ने पिछली रात उसे आओबा के साथ देख लिया था। लेकिन जब वह उसके कमरे में पहुंचता है तो वह हैरान रह जाता है कि इजुमी चुपचाप एक मांगा ड्राफ्ट पर काम कर रही है। जैसे ही वह पहुंचता है, इजुमी अचानक बुलाने के लिए माफी मांगती है और उसकी यह शिष्टता देखकर कोटो को लगता है कि वह उसके साथ कुछ अजीब करने की योजना नहीं बना रही है। हालांकि जब वह पूछता है कि उसने उसे क्यों बुलाया, तो इजुमी कहती है कि वह यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या वह प्ले बॉय है, क्योंकि हॉस्टल में आए कुछ ही दिनों में उसने आओबा को अनपेक्षित रूप से देख लिया था। वह उस पर आओबा के साथ अफेयर का आरोप लगाती है। कोटो ने समझाया कि वह उसकी चिंता दूर कर रहा था, लेकिन इजुमी नहीं मानती। वह पूछती है कि उसमें क्या खास है, तो वह कहता है कि यह उसकी जादुई उंगलियों का कमाल है।
जब इजुमी सोचना बंद करने की कोशिश करती है कि वे उंगलियां क्या कर सकती हैं, कोटो उन्हें आजमाने की पेशकश करता है, पर वह मना कर देती है क्योंकि वह आगे के लिए तैयार नहीं है। फिर वह स्वीकार करती है कि उसने ये सब बातें इसलिए पूछी क्योंकि उसे अपनी रोम कॉम मंगा के लिए प्रेरणा चाहिए थी। जब वह तैराकी छोड़ कॉमिक्स पर ध्यान देने की बात कहती है तो कोटो हैरान हो जाता है क्योंकि इससे उसकी स्कॉलरशिप छिन जाएगी। वह पूछता है क्यों, तो वह कहती है कि वह इसमें अच्छी नहीं है। उसने तय किया कि अगर वह कल की छोटी प्रतियोगिता नहीं जीती तो तैराकी छोड़ देगी क्योंकि छोटी हार के बाद बड़ी जीत मुमकिन नहीं। यह सुनने के बाद कोटो तय करता है कि वह उसके तैराकी अभ्यास को देखेगा और लगभग 10 मिनट बाद उसे एहसास होता है कि वह वाकई अच्छी है। ये समझने के बाद वह उसे अपना व्यक्तिगत प्रोजेक्ट बनाने का फैसला करता है और उसे एक अजीब आकार की हैंड लोशन दिखाता है जिसे वह उसके शरीर की मालिश करने के लिए इस्तेमाल करेगा। वह घबरा जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वह लोशन कैसे लगाएगा। कुछ देर बाद वह लॉकर रूम में कोटो का इंतजार करती है और जब वह आता है तो वह उसे सीधा लेटने के लिए कहता है ताकि वह शुरू कर सके। इजुमी मान जाती है, लेकिन इससे पहले वह उसे बता देती है कि वह उसके लिए वैसे नहीं गिरेगी जैसे कि शायद आउबा गिर गई थी। उसकी बात को अनदेखा करते हुए कोटो मसाज शुरू कर देता है, लेकिन इजुमी घबरा जाती है और पूछती है कि कोटो हैंड लोशन क्यों इस्तेमाल कर रहा है, तो वह समझाता है कि यह असल में लोशन नहीं बल्कि खुशबूदार बेबी ओनेल है। वह कहता है कि बेबी ओनेल की खुशबू तनाव और चिंता कम करती है। इजुमी जांचने के लिए उसे सूंघती है कि कहीं उसे नशा तो नहीं दिया जा रहा और उसे एहसास होता है कि खुशबू काफी सुखद है। इसके बाद कोटो थोड़ा तेल इजुमी की बाह पर लगाने लगता है। चूंकि इजुमी के लिए यह पहली बार है, उसका दिल जोर से धड़कने लगता है और उसे एहसास होता है कि कोटो की जादुई उंगलियों वाली बात मजाक नहीं थी। यह और भी अच्छा हो जाता है जब कोटो उसकी हथेली मलता है, लेकिन जैसे ही वह उसके कंधों की हल्की मसाज करता है, इजुमी अपने शरीर पर नियंत्रण खोने लगती है। उसी समय उसकी छाती पर कुछ सख्त होने लगता है, लेकिन क्योंकि वह खुलकर बंधने और थपथपाए जाने की भीख नहीं मांग सकती, वह अपने पैरों में उठती सारी संस्कृति को दबा देती है जब तक कि उसका कांपना रुक नहीं जाता। आखिरकार कोटो सत्र समाप्त करता है और जैसे ही वह अपनी उंगलियां उठाता है, इजुमी महसूस करती है कि उसके हाथों, पैरों और सिर के सभी प्रेशर पॉइंट्स सक्रिय हो गए हैं। हालांकि कोटो समझाता है कि ये प्रेशर पॉइंट्स उसकी चिंता को दूर करने के लिए काफी नहीं होंगे, क्योंकि जब भी वह तैरती है उसका दिमाग हमेशा विचारों से भरा रहता है। वह उसे सलाह देता है कि किसी भी रेस से पहले अपना दिमाग साफ कर ले, लेकिन चूंकि यह मुश्किल है, वह एक आखिरी मसाज का सुझाव देता है जो इसे ठीक कर देगा। फिर भी वह हिचकिचाता है क्योंकि प्रेशर पॉइंट का स्थान उसकी छाती पर है, जिससे इजुमी पूरी तरह से हैरान रह जाती है। नीचे जब कोच इस बात से बहुत खुश है कि इजुमी ने कल की रेस में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड तोड़ा, तभी स्कूल की वाइस प्रिंसिपल वहां आ जाती हैं और इजुमी के बारे में पूछती हैं। लेकिन जब कोच बताता है कि इजुमी कोटो के साथ है, तो वाइस प्रिंसिपल को शक होने लगता है और वह यह देखने का फैसला करती है कि वे बंद दरवाजों के पीछे क्या कर रहे हैं। वापस कमरे में कोटो के साथ इजुमी को याद आता है कि उसने तैराकी के प्रति अपना जोश इसलिए खो दिया था क्योंकि वह दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले दब गई थी। लेकिन चूंकि कोटो एक ऐसा समाधान पेश करता है जिससे इजुमी पहले की तरह प्रदर्शन कर सके, वह सहमत हो जाती है कि वह उसके सीने पर एक प्रेशर पॉइंट को सक्रिय करे। कोटो थोड़ा सा तेल लेता है और उसके सीने के बीच में मालिश करना शुरू करता है ताकि उस हिस्से को उत्तेजित किया जा सके, जिससे इजुमी कांपने लगती है। काम करते समय कोटो सावधानी पूर्वक किसी भी सीमा को पार करने से बचता है, लेकिन एक मौके पर इजुमी उसकी झिझक को नोटिस करती है और उसे पूरी कोशिश करने के लिए कहती है। ये सुनकर कोटो को वह समय याद आ जाता है जब उसकी माँ ने उसे प्रेशर पॉइंट थेरेपी कैसे करनी है ये सिखाया था। तब उसकी माँ ने उसे बताया था कि मालिश ध्यान से करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहक को इसका पूरा लाभ मिले। ये याद करने के बाद कोटो माफी मांगता है कि उसने खुद को रोका, लेकिन इजुमी इसे नजरअंदाज कर देती है और उसे जारी रखने के लिए कहती है। इसके पहले कि इजुमी कुछ समझ पाए, कोटो और तेल लगाता है और उपचार को सही तरीके से पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसे जैसे मालिश आगे बढ़ती है, इजुमी खुद को संयमित रखने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब उसके भीतर ऊर्जा बढ़ने लगती है तो वह समझ जाती है कि अब विरोध करना जरूरी नहीं है और खुद को पूरी तरह से आराम करने देती है। मालिश के बाद वह कोटो को शानदार काम करने के लिए धन्यवाद देती है और कहती है कि अब वह आने वाली दौड़ के लिए पूरी तरह तैयार है। जाने से पहले वह मजाक में कहती है कि अगर वह जीत गई तो कोटो को उसे फिर से मालिश देनी होगी। बिना सोचे समझे कोटो तुरंत मान जाता है, जिससे इजुमी खुश हो जाती है। कुछ देर बाद कोटो कमरे से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर उप प्रधानाचार्य से टकरा जाता है।
शुरुआत में वह उसे इजुमी के साथ समय बिताने का मजा लेने के लिए चिढ़ाती है क्योंकि उसने बाहर से कुछ आवाजें सुनी थीं। हैरान होकर कोटो जोर देता है कि वह सिर्फ उसे थेरेपी दे रहा था, लेकिन उप प्रधानाचार्य उसकी बात काट देती है और कहती है कि वह मान चुकी है कि मामला कुछ और ही था। फिर वह उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन देने की चुनौती देती है, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो, तैराकी कोच आ जाता है और घोषणा करता है कि रेस शुरू होने वाली है। यह सुन वाइस प्रिंसिपल चली गई, पर कोटो को चेतावनी दी कि चेयरमैन के सपोर्ट के बाद भी किसी छात्रा के साथ दिखने पर वह उसे निकाल देगी। कोटो घबराया पर राहत में है कि वह किसी को डेट नहीं कर रहा। अगले दिन इजुमी के ट्रेनिंग पर आते ही एक साथी उसे जीत की बधाई देती है। फिर वह इजुमी से उसका राज पूछती है, यह उम्मीद करते हुए कि वह उससे कुछ सीख सके, लेकिन कोटो को किसी और की मदद करते हुए सोचकर इजुमी को जलन होने लगती है, इसलिए वह चुप रहती है। उसी शाम वह फिर से अपना रिकॉर्ड बेहतर करने को लेकर उत्साहित हो जाती है और कुछ समय कोटो का चेहरा स्केच करने में बिताती है। अचानक कोटो वहाँ आ जाता है और उसके शानदार प्रदर्शन के लिए उसके कान में फुसफुसाकर तारीफ करता है। उसकी अचानक उपस्थिति से इजुमी की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है और उसे पता भी नहीं चलता कि कब उसका मन फिर से एक और दिन के सपने में खो जाता है, जिसमें कोटो उसकी ट्रेनिंग में मदद कर रहा है। कुछ ही पलों बाद वह जाग जाती है और समझती है कि यह सब बस एक जीवंत गीला सपना था। फिर भी वह मुस्कुराती है, पहले से ही कोटो के साथ एक और यादगार ट्रेनिंग सेशन का इंतजार करते हुए। थोड़ी देर बाद कोटो और लड़कियां लिविंग रूम में इकट्ठा होती हैं ताकि इजुमी की हालिया जीत का जश्न मना सकें, खाना साझा करते हुए और टोस्ट करते हुए। करीब 5 मिनट बाद मियुकी खाना चखती है और महसूस करती है कि इसका स्वाद कमाल का है, इसलिए वह कोटो की पाक कला की तारीफ करती है। हालांकि आओबा जोर देती है कि उसने भी कोटो की मदद की थी और कुछ श्रेय लेने की कोशिश करती है, लेकिन इरुमा उसे बीच में ही रोक देती है और कहती है कि चुप रहो क्योंकि तुम वैसे भी खाना बनाना नहीं जानती। इजुमी भी खाना चखती है और कोटो की पाक कला की तारीफ करती है, साथ ही चियो भी, जिसे यह अजीब लगता है कि वह वाकई में इतना अच्छा कुक है। कोटो बताता है कि वह पहले अपनी आंटी के रेस्टोरेंट में मदद करता था, जिससे उसकी पाक कला की प्रतिभा साबित होती है, लेकिन इससे इरुमा को यह जिज्ञासा होती है कि उसके पास और कौन कौन सी छुपी हुई प्रतिभाएं हो सकती हैं। कुछ ही पलों बाद आओबा कोटो की काबिलियत की तारीफ करने लगती है, जिससे इरुमा चिढ़ जाती है क्योंकि आओबा उसके साथ ज्यादा चिपक कर बर्ताव कर रही है। जब वे आपस में बहस कर रहे होते हैं, चियो इजुमी की हालिया जीत की तारीफ करती है, लेकिन पूछती है कि उसने यह कैसे हासिल किया। इजुमी जवाब देती है कि कोटो ने उसे मसाज दी थी, जिससे उसका दिमाग साफ हो गया। फिर वह उसकी दोबारा शुक्रिया अदा करने के लिए उसकी ओर मुड़ती है। ये देखकर मियुकी को जिज्ञासा होती है कि कोटो ने उसे किस तरह की मसाज दी थी, लेकिन इससे पहले कि वह बता सके कि उसने इजुमी के मिल्कर्स की मसाज की थी, इजुमी उसका मुंह ढक देती है और कहती है कि यह छोटी सी बात उनके बीच ही रहे। इसके बाद कोटो देखता है कि आओबा ने अपना खाना छुआ भी नहीं है, तो वह चिंतित हो जाता है और पूछता है कि क्या बात है। आओबा उसे बताती है कि वह तभी खाएगी जब कोटो उसे अपने हाथों से खिलाएगा, और जब कोटो मना करने की कोशिश करता है तो वह उसे याद दिलाती है कि उसे उसके आदेश मानने चाहिए। लेकिन जब आखिरकार कोटो मान जाता है तो इजुमी और इरुमा को जलन होने लगती है क्योंकि वह आओबा के बहुत करीब आ रहा है। जब सब खाना खत्म कर लेते हैं तो चियो अपनी थकी हुई आंखों की शिकायत करने लगती है, जो उसकी खराब गेमिंग आदतों की वजह से है। जब इरुमा बताती है कि उसने पिछली रात नींद नहीं ली थी, तो मियुकी उसे कल की प्रैक्टिस छोड़कर गेम खेलने के लिए टोकती है और कोटो यह सब सुन लेता है। उसी रात बाद में वह चियो के कमरे में जाता है जब वह गेम खेल रही होती है और तय करता है कि वह उसकी जीत में मदद करेगा ताकि वह सच में कुछ नींद ले सके। वह समझाता है कि वह यह इसलिए कर रहा है क्योंकि वह ऐसा माहौल बनाना चाहता है जिसमें वह और बाकी लोग खेलों पर ध्यान केंद्रित कर सकें, और उसे कल की ट्रेनिंग मिस न करने के लिए आराम की जरूरत है। जब चियो पूछती है कि वह उसकी मदद कैसे करेगा, तो कोटो कहता है कि वह उसे रिलैक्स करने के लिए मसाज देगा, जिससे चियो मुस्कुरा उठती है और उसे इसका इंतजार होने लगता है। हालांकि जब कोटो यह बताता है कि वह उसकी बगल की मालिश करेगा क्योंकि वह वहाँ बहुत संवेदनशील है, तो चियो का हावभाव बदल जाता है। जब वह उनके सेशन के लिए उसका बिस्तर तैयार करने के लिए वहां जाता है तो उसे एहसास होता है कि चियो ने बहुत समय से अपना कमरा साफ नहीं किया है और वह उसे इस बात के लिए टोकता है। शर्मिंदा होने के बजाय चियो उसे ही मना लेती है कि वह कमरा साफ करे, और वह भोला इंसान सच में सफाई करने लग जाता है। जब वह सफाई कर रहा होता है, चियो उससे पूछती है कि उसे इजुमी और आओबा में से कौन पसंद है, यह जानते हुए कि दोनों लड़कियों के उसके लिए साफ तौर पर जज्बात हैं। ये सुनकर कोटो थोड़ा तनाव में आ जाता है क्योंकि उप प्रधानाचार्य ने उसे कल ही चेतावनी दी थी कि वह लड़कियों के साथ किसी भी अनुचित रिश्ते में न पड़े। चियो उसे खुद का ख्याल रखने को कहती है और चेतावनी देती है कि दोनों को उम्मीद देने पर वे उस पर मर मिटेंगी। वह बचाव करते हुए कहता है कि वह उम्मीद नहीं दे रहा, पर चियो बीच में टोक कर मजाक में खुद को उपलब्ध
बताती है और कई लड़कों से मिले अनुभव का दावा करती है। कोटो उस बात को नजरअंदाज कर देता है और सीधे मसाज पर आ जाता है। उसकी गर्दन से शुरू करता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है उसे महसूस होता है कि उसके मांसपेशियां अच्छी तरह संतुलित हैं, लेकिन उसके कंधे असामान्य रूप से सख्त लग रहे हैं। इसलिए वह उसे करवट लेटने के लिए कहता है और उसकी बगल की मालिश शुरू कर देता है। लेकिन जब वह उसे स्ट्रेच करता है तो वह हंसने लगती है क्योंकि उसे वहाँ गुदगुदी होती है। कोटो के एक जगह दबाते ही वह दर्द से चिल्लाती है। कोटो कहता है कि वह ज्यादा जोर नहीं लगा रहा, बल्कि गर्दन और कंधे की जकड़न वाले पॉइंट पर काम कर रहा है। चियो दर्द न सहने की बात कहती है, पर कोटो को पता है कि वह अपनी गेमिंग छोड़ना चाहती है। वह आगे जोड़ता है कि उसे पता है कि वह अपनी शारीरिक स्थिति को महत्व देती है, क्योंकि वह आगे और पीछे दोनों तरफ से अच्छी तरह से गठी हुई है और उसके सभी सही जगहों पर मांसपेशियां टोन्ड हैं, क्योंकि कोई भी लगातार प्रयास के बिना आकर्षक शरीर नहीं बना सकता। वह आगे कहता है कि उसे पता है कि वह गेमिंग छोड़ने के लिए संघर्ष करती है, क्योंकि वह स्वभाव से प्रतिस्पर्धी है और हारना पसंद नहीं करती, जिसके लिए वह उसकी तारीफ करता है। फिर भी वह उससे कहता है कि वह थोड़ी देर और असुविधा सहन करे, कम से कम तब तक जब तक वह मसाज पूरी नहीं कर लेता। यही था आज के वीडियो का अंत। अगर आप अब तक बने रहे तो नीचे बिग प्लॉट कमेंट करें, और अगर आप दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगला वीडियो भी जरूर देखें। शायद यह आपका पसंदीदा एनीमे रिकैप बने।